नमस्ते। आज हम सिर्फ एक चुनावी नतीजे की बात नहीं करेंगे, हम एक नंबर के पीछे छिपी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और वो नंबर है 356। ये संख्या देखने में तो बहुत छोटी है, लेकिन इतनी असरदार है कि इसने एक पूरे विधानसभा क्षेत्र की तकदीर का फैसला कर दिया। चलिए आज इन्हीं 356 वोटों के पीछे की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के धारमपुर की। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये वो जमीन है जहां लोकतंत्र में हर एक वोट की कीमत को असल में समझा जाता है। और ये विश्लेषण हमें इसी क्षेत्र की राजनीति, समाज और लोगों की उम्मीदों की गहराई में ले जाएगा। 356, सोचिए किसी छोटे से गांव की आबादी जितनी, लेकिन जब बात लोकतंत्र के मैदान की हो तो ये एक संख्या एक तूफान लाने के लिए काफी है। जी हाँ, 2023 के चुनाव में यही 356 वोटों का मामूली सा फासला जीत और हार के बीच की दीवार बन गया। ये छोटी सी संख्या हमें इस इलाके के लोगों की सियासी इच्छा शक्ति को समझने के लिए एक जबरदस्त शुरुआती बिंदु देती है। आइए अब ये समझते हैं कि इस छोटे से अंतर के पीछे आखिर कौन सी बड़ी वजह छिपी थी। तो धारमपुर की धड़कन क्या है? इन नंबरों के पीछे जो इंसान है वो कौन है? उनके असल मुद्दे क्या हैं? चलिए इस क्षेत्र के सामाजिक ताने बाने को थोड़ा और करीब से देखते हैं। धारमपुर धार जिले की एक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आरक्षित सीट है। यहाँ लगभग 1,95,000 मतदाता हैं और ये इलाका खास तौर पर ग्रामीण है। यहाँ की जिंदगी और अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी है। कपास और सोयाबीन जैसी फसलें तो हैं ही, लेकिन तेंदुपत्ते जैसी वन उपज भी कई परिवारों की आमदनी का मुख्य जरिया है। और यहाँ की आबादी में 56% हिस्सा अनुसूचित जनजाति का है। अब इस आंकड़े का मतलब बिल्कुल साफ है कि आदिवासी समुदाय की चिंताएं और उनके मुद्दे ही यहाँ की राजनीति की दिशा तय करते हैं। देखिए, यहाँ के लोगों के लिए राजनीति कोई हवाई चीज नहीं है। ये उनकी जमीन से जुड़ी है, जंगल पर उनके अधिकार से जुड़ी है, उनकी भाषा और उनके सम्मान से जुड़ी है। और जब इन बुनियादी मुद्दों पर चोट लगती है तो वोटरों का मिजाज बदल जाता है। लोकतंत्र में लोगों की ये जो बढ़-चढ़कर भागीदारी है ना, ये एक जीवंत समाज की सबसे बड़ी निशानी है। ये दिखाता है कि नागरिक अपने नेताओं से जवाबदेही चाहते हैं, और धारमपुर इसका एक जीता जागता उदाहरण है, जहां हर एक आवाज बहुत मायने रखती है। तो अब जमीन की हकीकत को समझने के बाद चलिए आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। धारमपुर के चुनावी इतिहास से जो डेटा सिग्नल मिल रहे हैं उन्हें डीकोड करते हैं ताकि लंबे समय के पैटर्न और रुझानों को पकड़ा जा सके। धारमपुर को समझने के लिए एक शब्द बहुत जरूरी है, स्विंग सीट। अब ये होता क्या है? स्विंग सीट एक ऐसा चुनाव क्षेत्र होता है जो लगातार एक पार्टी से दूसरी पार्टी के बीच झूलता रहता है। इससे पता चलता है कि यहाँ मुकाबला बेहद कड़ा है और वोटर किसी एक पार्टी से बंधे नहीं हैं। धारमपुर के चुनावी इतिहास को देखिए, एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। 1993 से ही सत्ता कांग्रेस और बीजेपी के बीच पेंडुलम की तरह घूम रही है। कोई भी पार्टी यहाँ अपनी पकड़ ज्यादा दिन तक बनाकर नहीं रख पाई है। ये एक क्लासिक स्विंग सीट का बेहतरीन उदाहरण है। एक और दिलचस्प आंकड़ा है वोटिंग प्रतिशत। 1998 में जहां लगभग 63% लोग वोट डालते थे, वहीं 2018 तक आते आते ये आंकड़ा लगभग 79% तक पहुंच गया। ये सीधी सीधी इस बात का सबूत है कि यहाँ के वोटर अपने लोकतांत्रिक हक को लेकर कितने ज्यादा जागरूक और प्रेरित हैं। और ये स्लाइड हमें ठीक उसी बिंदु पर वापस ले आती है जहां से हमने ये पूरी चर्चा शुरू की थी। 2018 में जीत का अंतर करीब 14,000 वोटों का था और महज 5 साल बाद 2023 में ये सिमटकर सिर्फ 356 वोट रह गया। ये जो इतना बड़ा बदलाव है, ये बताता है कि यहाँ हर एक वोट की कीमत कितनी ज्यादा बढ़ गई है। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हुआ, अब जरा इस पर ध्यान देते हैं कि क्यों हुआ। चलिए इस स्विंग सीट की बनावट का विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि इस बेहद करीबी नतीजे के पीछे की रणनीतिक वजहें क्या थीं। अगर कांग्रेस पार्टी के नजरिए से देखें तो उनकी अपनी आंतरिक ताकतें थीं। एक तो 2018 की जीत से बने हुए आदिवासी नेटवर्क और सद्भावना थी, और दूसरे उनके उम्मीदवार पंचलाल मेड़ा की अपनी मजबूत आदिवासी पहचान। शायद इन्हीं ताकतों की वजह से इतने कड़े मुकाबले में भी पार्टी आखिरी वक्त तक टिकी रही। लेकिन हर ताकत के साथ कुछ कमजोरियां भी होती हैं। बीजेपी की तुलना में सीमित फंड, डिजिटल दुनिया में एक कमजोर मौजूदगी
और राष्ट्रीय कहानी के साथ एक ढीला ढाला जुड़ाव। और हो सकता है कि इन्हीं कमजोरियों ने जीत और हार के बीच वो 356 वोटों का फासला बना दिया। हालांकि माहौल में कुछ मौके भी थे जिनका फायदा उठाया जा सकता था, जैसे कि सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ आदिवासी मुद्दों पर सत्ता विरोधी लहर की संभावना, या फिर नए युवा आदिवासी वोटरों को अपने साथ जोड़ने का मौका। और हाँ, पेसा और वन अधिकार अधिनियम जैसे कानूनों को लागू करने के वादे जो आदिवासियों को उनके जल, जंगल और जमीन पर हक देते हैं, ये वादे यहाँ के लोगों के दिलों में बहुत गहराई तक उतरते हैं। लेकिन मौकों के साथ साथ खतरे भी उतने ही बड़े थे। बीजेपी का अनुशासित और बेहतर फंड वाला जमीनी नेटवर्क, बड़ी बड़ी राष्ट्रीय बहसें जो अक्सर स्थानीय चिंताओं पर हावी हो जाती हैं, और दूसरी आदिवासी पार्टियों द्वारा वोट काटने का खतरा। इन बाहरी चुनौतियों ने कांग्रेस के लिए चुनावी राह को और भी मुश्किल बना दिया। तो अब तक हमने समस्या को समझा, चलिए अब इसके समाधान की एक रूपरेखा पर बात करते हैं। भविष्य में राजनीतिक जुड़ाव और शासन के लिए एक ठोस, एक्शन लेने लायक योजना कैसी हो सकती है? इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं, एक ऐसी रणनीति जिसके 4 चेहरे हैं। पहला, चुनावी चेहरा, मतलब बीजेपी की कहानी का जवाब देना। दूसरा, संगठनात्मक चेहरा, यानी बूथ स्तर पर संगठन को फिर से खड़ा करना। तीसरा, कथात्मक चेहरा, आदिवासी विरासत और उनके अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करना। और चौथा, संसाधन चेहरा, यानी सीमित पैसे का सबसे ज्यादा असर के लिए इस्तेमाल करना। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब संसाधन कम हो और मुकाबला बेहद सख्त, तो कोई भी राजनीतिक दल लोगों का विश्वास दोबारा कैसे हासिल करता है? इसका जवाब सिर्फ नारों में नहीं, जमीनी काम में छिपा है। ये शासन पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए एक ब्लूप्रिंट है। पहला, नौकरियां और रोजी रोटी, ताकि बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे हल हों। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिलीवरी, ये पक्का करना कि विकास आखिरी आदमी तक पहुंचे। तीसरा, कल्याण का प्रमाण, यानी नरेगा और पेंशन जैसी योजनाएं बिना किसी रुकावट के लोगों तक पहुंचे। चौथा, शिकायत का समाधान, ताकि लोगों को लगे कि उनकी सुनवाई हो रही है। और सबसे जरूरी, पांचवां, विश्वास बनाना, जो लगातार काम करने और वादों को निभाने से ही आता है। और आज के इस डेटा चालित दौर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, नागरिकों तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन ये हमेशा उनकी निजता और उनकी सहमति का सम्मान करते हुए ही किया जाना चाहिए। भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क का भी यही आधार है। विश्वास कमाया जाता है, थोपा नहीं जा सकता। तो अब हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। आइए अब तक की मुख्य बातों को समेटते हैं और एक ज्यादा जवाबदेह और जन केंद्रित राजनीतिक संस्कृति की तरफ बढ़ने के रास्ते की एक रूपरेखा तैयार करते हैं। 356 वोटों का सबक बिल्कुल साफ है। बड़ी बड़ी राष्ट्रीय कहानियां ताकतवर होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चुनाव जमीन पर जीते या हारे जाते हैं। लोगों के रोजमर्रा के संघर्षों और उनकी उम्मीदों को समझकर और उन पर काम करके। राजनीति का असली मतलब यही है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgir@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। उद्देश्य राजनीति से परे।